हेलो 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 एएमयू जेएमआई एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? कैसी चल रही प्रिपरेशन? क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी चल रही है या नहीं चल रही? क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो करनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट रहता है, प्रिपरेशन का एक पार्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, तो उसको बिल्कुल करना है। तो आपका एएलसी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। एएलसी क्लासेस आप सब जानते हैं जेएमआई एएमयू की प्रिपरेशन कराता है। आपका क्लास 6, 9, 11th को हम डील कर रहे हैं और अपना 11th का एक कोर्स हमारा यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रहा है। आप यूट्यूब पर विजिट करें एस्पायर लर्निंग सेंटर या यजदानी जेएमआई के, और कोर्स सेक्शन में सर्च करेंगे, आपको दिख जाएगा जेएमआई एएमयू के लिए 11th कोर्स एक फ्री है, और एक 9th के लिए भी हमने कोर्स अपना स्टार्ट कर दिया है, वो भी फ्री कोर्स रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है इस कोर्स की। और आप हमसे अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर भी उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रेस्पॉन्स करेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो आपको पता ही है कि मैंने लाइफ प्रोसेस चैप्टर आपका एक कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल पूरी तरीके से हमने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक सेशन भी किया था। आज हम बात करेंगे जो दूसरा चैप्टर है आपका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का ये लेक्चर नंबर 1 रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कितने क्वेश्चंस आते हैं एएमयू जेएमआई में, सारा हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई कितने क्वेश्चन इससे आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो सब चीजें देखेंगे। ये चैप्टर डील करता है बेसिकली आपका नर्वस सिस्टम में, यानी कि कैसे तरीके से कंट्रोल होता है, और उसके अलावा प्लांट्स में भी ये कंट्रोल को दिखाता है। तो प्लांट्स में जो है हम उसकी कुछ हार्मोन्स की स्टडीज करते हैं, प्लांट्स में क्या ग्रोथ, क्या डेवलपमेंट है, उसको भी इसी चैप्टर में डील करते हैं। और इसी चैप्टर में हम हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम भी देखते हैं, ब्रेन वगैरह हम इसी चैप्टर में देखते हैं। तो अगर मैं बताऊं आपको, ये 10th का चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये आगे जाकर 11th में आपका ये चैप्टर ही, इसमें से 3 चैप्टर बनते हैं। एक चैप्टर होता है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आप 11th में पढ़ेंगे। एक प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक अलग चैप्टर होता है, तो वो भी आप कहाँ पे पढ़ते हैं, 11th में पढ़ेंगे। यानी कि हाँ, इसको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना होता है हमको, बट यही चैप्टर से 3 चैप्टर बन जाते हैं 11th में। आपने सुना भी होगा कि 10th के सिलेबस के कंपेयर में 11th का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही बच्चा 10th से 11th में मूव करता है तो उसके ऊपर बर्डन काफी पड़ जाता है, सिलेबस काफी ज्यादा हो जाता है। केमिस्ट्री भी अपने आप में 3 सब्जेक्ट में ब्रेक डाउन हो जाती है। इसी तरीके से आपकी फिजिक्स अलग है, मॉडर्न, और ये तो काफी ज्यादा वहां पे सिलेबस बढ़ जाता है। बहरहाल हमें क्या देखना, हम तो जेएमआई के एएमयू हमारा इस टाइम टारगेट है, और हमारे बोर्ड्स टारगेट है, तो अभी हम इसी को समझते हैं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं हम। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से बेसिकली जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है जेएमआई में अबाउट, इसके 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अलीगढ़ में आपका 2 क्वेश्चन भी इससे देखने को मिल रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने मिल रहा है। जेएमआई में इसके 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, पहले हमें समझना होगा कि कोऑर्डिनेशन क्या है, कंट्रोल क्या होता है, चैप्टर समझाएगा। बेसिकली देखो, हमने सारे ऑर्गन्स के बारे में बात की थी, हमने कई सारे ऑर्गन्स पढ़ लिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में बात की हमने। तो ये सारे ऑर्गन क्या अपने आप अकेले में ही काम करते हैं? नहीं, ये आइसोलेशन में वर्क नहीं करते। इनका कहीं ना कहीं एक दूसरे ऑर्गन के साथ क्या है, इनका लिंक होता है आपस में, एक दूसरे के साथ कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि एक ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, अकेले में काम नहीं करते। बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेशन है। तो ये चैप्टर यही समझाना चाहता है कि कोऑर्डिनेशन कैसे है, क्या है, कैसे दिमाग से सिग्नल आ रहा है। अगर मैं ये पेन से लिख रहा हूं तो ये भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन है, किसका, हाथ का और दिमाग का, कई सारे ऑर्गन्स का इसमें कोऑर्डिनेशन है, यानी कि मसल्स का और नर्वस सिस्टम का हमारे, यानी कि न्यूरॉन्स का, इनका कोऑर्डिनेशन है। इसी वजह से मैं लिख पा रहा हूं या बोल पा रहा हूं। तो इसी चैप्टर में, इस चैप्टर में यही चीज पे हम बात करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कोई क्रिकेट प्लेयर है तो उसमें भी कोई प्ले कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन है, अगर वो फील्डिंग कर रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन है। तो किस किस ऑर्गन का कोऑर्डिनेशन है, अगर मैं बात करूं जैसे कि आपका एक फील्डर है, उसको बॉल को कैच करना है, तो इसमें क्या कोऑर्डिनेशन है? कोऑर्डिनेशन बेसिकली ये है कि सबसे पहले उसने बॉल को ऑब्जर्व किया, आईज से ऑब्जर्व किया, तो एक अलग सिस्टम हुआ, यानी कि आईज से उसने बॉल को ऑब्जर्व किया कि बॉल जो है मेरी तरफ आ रही है या फला दिशा में बॉल जा रही है, मुझे इसको कैच करना है। तो आईज से उसने ऑब्जर्व किया। अब उसके दिमाग पे एक स्टिमुलस गया कि इस बॉल को आपको पकड़ना है, तो उसकी मसल्स के पास स्टिमुलस आया कि आप कैच करो, तो मसल्स ने उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स दिया। तो स्टिमुलस जो था वो तो आपका ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम में गया, और अब जो मसल्स ने उसको रेस्पॉन्स किया, तो ये एक अलग ऑर्गन है। तो इसी कोऑर्डिनेशन को हमें समझना है कि क्या है भाई, बॉल को कैच करने के लिए आई ने ऑब्जर्व किया और दिमाग पे स्टिमुलस गया कि भाई इसको कैच करो, तो दिमाग से स्टिमुलस जो आया, तो हमारी जो मसल्स हैं,
यानी कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसने हमारे क्या क्या रेस्पॉन्स शो किया, उसके अगेंस्ट कैच करने के लिए तो फील्डर ने वहां पे कैच की। ठीक है, तो ये जो है कोऑर्डिनेशन को ही समझा रहा है। तो चैप्टर में यही डीलिंग हमको आज देखनी है कि कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन इज द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन। एक क्या नाम, कई सारे ऑर्गन्स का, वेरियस ऑर्गन्स का साथ में काम करना, इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें कई सारे ऑर्गन्स हो सकते हैं, जैसे ये कैचिंग बॉल का एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दिया है। तो वर्किंग क्या है आपका कि वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स सिस्टमेटिक मैनर में। एक सिस्टमेटिक मैनर होगा ना, वो मैनर को समझेंगे हम कि किस तरीके से रेस्पॉन्सेज आते हैं, कौन सा रिस्पॉन्स कहाँ जाएगा, कि सेंसरी नर्व्स आपकी कैसे लेके जाएंगी, मोटर नर्व्स आपका इस रेस्पॉन्स को कैसे लेके जाएंगी। तो ये एक मैनर समझेंगे हम, क्या एक पाथ है, किस तरीके से फॉलो होगा। तो धीरे धीरे हम देखेंगे, अभी इंपल्स वगैरह पढ़ेंगे तो यहाँ इसका मैनर को समझेंगे कि जो ये पार्टिकुलर मैनर है सिस्टमेटिक वे में कैसे काम होगा। प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन वो जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई बॉल के अगेंस्ट, जो हमने कैच करने के अगेंस्ट हमारे उसने स्टिमुलस भेजा ब्रेन ने, उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन दिया मैंने, यानी कि कैच करने में, तो वो एक पर्टिकुलर उसका एक रिएक्शन था। तो उसी को कह रहे हैं कि प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिएक्शन टू द स्टिमुलस, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट एक रिएक्शन आया। अब क्या है, अलग अलग ऑर्गन हैं, मैंने बताया आपको कि आइसोलेशन में नहीं रहते हैं, कैन नॉट लाइव आइसोलेशन एज दीज आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते। इंटरबर्ड कई जगह आपका आ गया है, इंटरबर्ड काफी जगह यूज कर दिया है मैंने, अलग अलग चैप्टर में किया था जैसे। तो इसी को समझ लेते हैं, इंटर एक वर्ड इसका याद कर लेना, इसको समझ लेना, बायोलॉजी का टर्म है कि इंटर का मतलब क्या होता है। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। क्या होता है इन बिटवीन, ये जनरल है, चैप्टर से नहीं, ये सारी बायोलॉजी में यूज होगा। एक वर्ड आपको देखने को मिल सकता है बेटा इंट्रा। क्या देखने मिल सकता है, इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है विद इन। क्या होता है, इंट्रा का मतलब होता है आपका विद इन। तो इस वर्ड को समझते हैं, इसका मैं क्यों समझा रहा हूं, ये पूरी बायोलॉजी में आप कई बार सुनेंगे, जब एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इस वर्ड को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट, यानी कि किसको बोला है, कोई भी ऑर्गन जो है वो किसी ना किसी पे डिपेंड होता है, आइसोलेशन अकेले में नहीं रहता है। इंटरडिपेंडेंट यानी कि दो ऑर्गन पे, बिटवीन दो ऑर्गन के बीच का रिश्ता होता है। और इन बिटवीन, इंट्रा का मतलब है यानी कि विद इन, आपस में ही उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले जो रिश्ते हैं उसको अगर बात की गई होती तो वो इंट्रावर्ट से दिखाया गया होता। बट यहाँ पे क्या दिखाया है, आपका इंटर दिखा रखा है, यानी कि इंटरडिपेंडेंट है, ये दोनों दो के बीच का रिश्ता है। और एक ही के अंदर की बात होती है तो उसमें इंट्रा यूज होता है, तो कि दो ऑर्गन्स या दो सिस्टम आपस में डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। तो ये इस चीज को यहाँ पे आपका काय को कोऑर्डिनेशन के बारे में हम समझ रहे थे। एंड वर्क इन हार्मोनी टू मेंटेन, यानी कि एक तरीके से बिल्कुल स्टेप्स बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे मेंटेन करने के लिए, क्या आपका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को, जो बॉडी के अंदर हमारी एक्टिविटीज, हार्मोनल चेंज है या आपका कोई भी आपका एक ऑर्गन का सिस्टमेटिक एंजाइमेटिक रिएक्शंस वगैरह हैं, ये सब हमारी क्या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं। तो इन्हीं को आपका फिजियोलॉजी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेंगे। इस इक्विलिब्रियम मेंटेन करने को हम होम्योस्टेटिस कह देते हैं। वो तो बेटा अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे थे तो उसको भी होम्योस्टेटिस कह रहे थे, यानी अगर केमिकल का बैलेंस कर रहे थे एक्सक्रीशन में, तुमने देखा होगा वहां पे भी होम्योस्टेटिस टर्म को सुना था। तो होम्योस्टेसिस का मतलब कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। यहाँ पे क्या है, हम फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं। कौन सा इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं। बट क्या था, एक्सक्रीशन में हम एक्सक्रीशन क्यों कर रहे थे, वहां पर हम केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए, तो वहां भी होम्योस्टेटिस मेंटेन करना था। जैसे हमारा क्या है, हम जो है जो पसीना अपना निकालते हैं वो भी क्या है, एक होम्योस्टेसिस जो मेंटेन करना है, उससे क्या है हमारी बॉडी कूल करेगी एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो वो भी हम वहां पे होम्योस्टेसिस वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन थी। ठीक है, ये आपकी कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन थी। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज अंडर टू टाइप्स, यानी कि किस वजह से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, मैंने बताया आपको, ब्रेन से नर्वस टिश्यू यानी कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और मस्कुलर टिश्यू, वो एग्जांपल दिया मैंने आपको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में के भाई जो बोल वाला था कि मस्कुलर टिश्यू ने उस रेस्पॉन्स को शो किया। तो यहाँ पे यही लाइन उसी बात को कह रही है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स अंडर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी कि नर्वस टिश्यू से यहाँ पे हमारा क्या हुआ, स्टिमुलस क्रिएट हुआ, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स आएगा वो मस्कुलर टिश्यू है। जैसे क्या हुआ, मैंने अभी यहाँ पे ऐसे मान लो कि हीट कर रहा था, मैं एकदम हटा, तो मेरे दिमाग में क्या इसका रेस्पॉन्स क्या तरीका रहा है, मेरे दिमाग में मतलब कैसे पहुंचा,
तो स्टिमुलस आया ब्रेन से स्टिमुलस आया कि भाई हाँ ये कोई चीज गर्म है, तो ब्रेन ने उस स्टिमुलस को रेस्पॉन्स किया। तो किसकी मदद से? मैंने हाथ को जो हटाया वो तो आपके मस्कुलर टिश्यू की वजह से हटाया ना, मैंने एकदम हाथ को हटा लिया, बट ये सबसे पहले जो स्टिमुलस क्रिएट हुआ ये ब्रेन में हुआ। तो इसी में ये कहने का मकसद ये है कि नर्वस टिश्यू और हमारा मस्कुलर टिश्यू इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल अंडर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, वो नर्वस टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू है। अब स्टिमुलस दो टाइप के हो सकते हैं आपके, एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड इंटरनल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई में क्या होता है, जैसे एनवायरमेंटल चेंज की वजह से कोई स्टिमुलस मिल रहा है, ये आप क्या इसको हीट वाले को एक्सटर्नल स्टिमुलस बोल सकते थे। बाहर का टेम्परेचर है, सर्दी है, गर्मी है, मुझे ठंड लग रही है, वो भी स्टिमुलाई क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से। गर्मी लग रही है, वो भी आपका क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से स्टिमुलस क्रिएट हो रहा, तो एक्सटर्नल। बट अगर इंटरनल स्टिमुलस की बात करें तो जो बॉडी में इंटरनल स्टिमुलस है, कह सकते हो हार्मोनल चेंज की वजह से या कोई एंजाइमेटिक रिएक्शंस की वजह से हो रहा है, तो वो इंटरनल स्टिमुलस होता है। अगर कोई इफेक्ट बाहर से हो रहा है, कि कोई स्टिमुलस मुझे बाहर की एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आ रहा है, तो उसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई कहूंगा। जैसे मैंने कोई गर्म चीज को छुआ या गर्म चीज का महसूस होना, ठंडी चीज का महसूस होना, यानी कि शौक, कोई शौक मेरे को महसूस हुआ, तो वो तो एक्सटर्नल क्राइटेरिया है, वो उनकी वजह से वो जो स्टिमुलस लगा वो मेरे को एक्सटर्नल स्टिमुलस था। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे, स्टिमुलस इज द चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इनिशिएट रेस्पॉन्स टू द ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल चेंज की वजह से हो सकता है, इंटरनल की। तो इसी वजह से स्टिमुलस दो टाइप के हो जाएंगे आपके, कौन कौन से हो जाएंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई। अभी हम इसको देखेंगे। अब ये कह रहे हैं रेस्पॉन्स क्या है, रेस्पॉन्स तो रिएक्शन है उसी स्टिमुलस का। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे लाइन में लिख दी। मैंने बताया भी आपको, किसी भी स्टिमुलस का रेस्पॉन्स रिएक्शन ही तो है यार। मेरे को, मैंने गर्म छुआ, मेरे को स्टिमुलाई आया, उसका रिएक्शन क्या था, मैंने रेस्पॉन्स किया। रेस्पॉन्स करने का मतलब क्या, कि मैंने वहां से हाथ हटाया। अगर समझ लो मैं वहां से हाथ ही नहीं आ रहा, तो मेरे को स्टिमुलस नहीं आ रहा, तो मेरे कहीं ना कहीं नर्व्स में कोई प्रॉब्लम है, स्टिमुलस नहीं आ रहा। आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट्स होते हैं, किसी को मतलब कोई गर्म चीज छू ले, उनको पता नहीं चल जल जाते हैं बेचारे, जब पता चलता है तो उनकी नर्व्स में, यानी कि नर्वस टिश्यू में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वो अलग डिस्कशन है, वो एक बड़े लेवल का डिस्कशन होगा डीप में जाकर। तो कह रहे हैं ऑल ऑर्गेनिज्म शो सेंसिटिविटी टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। हर ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो शो करता है, स्टिमुलस शो करता है। ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। जब हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की थी, चैप्टर हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस, तो मैंने आपको वहां पे भी ये बात बताई थी। तो क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ चेंज शो करेगा। इस चेंज को शो करने को तो क्या कहते हैं, हम स्टिमुलस कहते हैं। अब स्टिमुलस देखा हमने, दो प्रकार की स्टिमुलस है। कौन से, आपका एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल वो है जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होंगे, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर कह सकते हो आप, टेम्परेचर कह सकते हो, ठीक है, मॉइस्चर की वजह से भी कह सकते हो, ठीक। और इंटरनल स्टिमुलाई आपके इंटरनल फैक्टर की वजह से होंगे, जैसे एंजाइम्स हैं, कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, उनकी वजह से है। या आपके हार्मोन्स वगैरह भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो रेस्पॉन्सेस, ये वाली बात, ये स्लाइड क्या है, दो बार आ गई क्या? अच्छा, स्लाइड ये दो बार आ गई, कोई नहीं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई आर ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर, एग्जांपल हीट, लाइट, साउंड, वाटर। साउंड का भी तो स्टिमुलस है यार। डेसिबल अगर बढ़े, हाई डेसिबल हुए आपके, यानी कि साउंड के डेसिबल हाई हुए तो दिक्कत होती है, पता चलता है आपको, स्टिमुलाई आता है, तो आप अपने कानों को बंद करते हैं बहुत से। और यानी कि ये भी तो एक स्टिमुलस है, मेरे को किसी ने आवाज दी या मैं बोल रहा हूँ, ये आपके पास स्टिमुलाई तो क्रिएट हो रहा, आपके माइंड में गया, फिर आपके माइंड ने प्रोसेस किया इस बात को, फिर आपने उसको समझा, सुना, स्टिमुलस गया, तो उसके अगेंस्ट आपने क्या है, रेस्पॉन्स शो किया, कि सुनने के लिए जो आपने शो किया, तो वो रेस्पॉन्स है। अब ये बहुत फास्ट प्रोसेस हो रहा है। इसी तरीके से तो क्या है एक्सटर्नल स्टिमुलर, क्या है, एनवायरमेंट फैक्टर है आपका, हीट से रिलेटेड हो सकता है, लाइट, साउंड, वाटर एंड विंड। देखो ये तो अभी थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है इस चैप्टर का। बाकी अभी इसमें हम क्या समझेंगे, आपका आपका हम समझेंगे कि भाई ये स्टिमुलस क्रिएट होते हैं, तो इनसे इंपल्स का जनरेशन कैसे होता है। अभी नर्व्स का डायग्राम देखेंगे, आगे आगे धीरे धीरे हम फिर अपने इनको नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कि नर्वस सिस्टम के कितने टाइप के हैं, क्या हैं, और मोटर न्यूरॉन, इंपल्स, ये क्या चीज होती है, सारी चीजें ये देखेंगे। इसी चैप्टर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, ब्रेन के बारे में भी स्टडी इसी चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो बने रहिए, आगे आगे धीरे धीरे देखते हैं, और क्वेश्चंस वगैरह भी हम धीरे धीरे इसमें आगे देखेंगे। आगे तक बने रहिए आप लोग, ठीक है। तो इंटरनल स्टिमुलस क्या है, इट अकर्स विद इन द ऑर्गेनिज्म, इट मे बी ड्यू टू हार्मोन, एसिड्स, एंजाइम्स, यानी कि जो हमारे अंदर एसिड्स है उसकी वजह से भी जो स्टिमुलस आते हैं। एसिड के क्या होता, जब हमारा जो HCl है उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, उसकी वजह से एक स्टिमुलस आता है, हमको एसिडिटी होती है, ठीक है, होती है नहीं एसिडिटी। तो ये सब वो इसके बारे में एंजाइम्स है प्रेजेंट विद इन द ऑर्गेनिज्म। और हंगर या
थर्स्ट यानी कि प्यास लगना, सेक्सुअल डिजायर होना, ये भाई जो है सारे आपके इंटरनल स्टिमुलाई हैं, ठीक है, ये इंटरनल स्टिमुलाई। तो आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके फैक्टर्स पूछ सकता है, तो आपको ये ऑप्शन दे देगा, एक आध ऑप्शन इसका मिक्स कर देगा, फिर आपको एक्सटर्नल वाले सर्च करने होंगे। तो आपको याद करना है हीट, लाइट, साउंड, वाटर, विंड एक्सेट्रा, ये जो है हमारे किसमें है, एक्सटर्नल में, हीट, लाइट, वाटर, साउंड, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। और इंटरनल में जो है हमारे इंटरनल भी प्रोसेस जो होते हैं, एंजाइम्स हैं, एसिड्स हैं, ये हंगर है, ये भूख लगना, ये इंटरनली तो है, कोई बाहर का फीचर थोड़ी है, हमारी बॉडी की इंटरनल रिक्वायरमेंट की वजह से है। तो हंगर या थर्स्ट, ये सब चीजें जो है इंटरनल स्टिमुलाई में आपका आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, अब एनिमल्स में इसको दो बार चीजों में पढ़ेंगे, चैप्टर को डिवाइड कर लेंगे हम, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स देखेंगे और आपका प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन कैसे होता है वो भी इसी चैप्टर में हम आपका डिस्कस करेंगे। तो है क्या, अब जो एनिमल्स हैं, आपने प्लांट एनिमल किंगडम पढ़ा होगा क्लास 9th में, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एंड आप आगे आगे जाते जाते मैमलिया यानी कि कहाँ तक पहुंच जाएंगे, इकाइनोडर्मेटा एंड मैमल्स, वर्टिब्रेट वहां पहुंचेंगे। तो है क्या, सारे एनिमल्स जो है स्टिमुलस शो करते हैं, यानी कि उनके पास न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं। बट जो स्पंज है उसके पास, स्पंज जो है पोरीफेरा, वहां पे जो है आपके न्यूरॉन्स जो है absent होते हैं। अब जो अब तीनों सिलेंट्रेट से लेके अप टू मैमल्स, सबके पास न्यूरॉन्स हैं। अब किसी का नर्वस सिस्टम जो है नॉर्मल है और किसी का हाईली डेवलप्ड है जैसे हमारा, तो वो ये कहाँ तक है, यानी कि कहाँ से ये हाईली डेवलप्ड होना शुरू होता, उस चीज को भी हम देखेंगे कि कहाँ पे कितना डेवलप है। बाकी कुछ जगह तो डिफ्यूजन नॉर्मल सिंपल टाइप का ही नर्वस सिस्टम होता है। तो यही बात हमारी यहाँ पे कह रहे हैं, इन ओनली बिलोंगिंग फ्रॉम coelentrates to mammalia, control and coordination of the body function in them enabled by the specialized cells called neuron, यानी कि specialized cells से होगा जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। अब ये न्यूरॉन्स इन्होंने यहाँ बात सिलेंट्रेट से की है, तो यानी कि यहाँ पे पोरीफेरा जो है पहला प्लांट है। ये बेसिक सी बातें हैं, ये एंट्रेंस बेस्ड बातें हैं, कभी आपको आउट लग रही हो भाई, एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसा, कभी आप समझो कि नहीं पूछा जाएगा, एंट्रेंस है, वहां पर टेस्ट किया जाता है आपको, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बिल्कुल आ जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो आप लिख लो कि जो आपकी स्पंज होती हैं पोरीफेरा, उनमें न्यूरॉन अब्सेंट होती हैं, यहाँ पे लिख सकते हो, ऊपर लिख देता हूँ मैं आपका, कहाँ लिख देता हूँ मैं आपका, ऊपर लिख देता हूँ, इन स्पंज न्यूरॉन्स आर एब्सेंट, ठीक है, न्यूरॉन्स जो है एब्सेंट होती है, माइनस एंटी का मतलब जो है एब्सेंट है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स, ये सिलेंट्रेट्स से लेके आपका कहां तक, मैमल्स तक सबके पास होती हैं, यही आपका कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती हैं। तो दीज न्यूरॉन आर स्पेशलाइज्ड फॉर द कंडक्टिंग इंपल्स एज इलेक्ट्रिकल इंपल्स वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट, यानी कि इलेक्ट्रिकल तरीके से इंपल्स का कंडक्शन ऑफ इंपल्स जो है, हम यहाँ पर देखो पूरा पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन क्या होता है वो यहाँ इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले, यानी कि 10th में नहीं पढ़ने वाले हम कंडक्शन, और ये आपके सिलेबस में नहीं है इतनी डिटेल में, ये हम पढ़ेंगे 11th में। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि इंपल्स ट्रांसफर कैसे होती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जाती कैसे है, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, तो वो चीजें हम यहाँ देखेंगे, वो सब चीजें यहाँ देखेंगे। बस यहाँ ये ध्यान रखना कि जो न्यूरॉन्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स आपकी, ये इंपल्स का ट्रांसफर करती है, कंडक्शन ऑफ इंपल्स करती है एज इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, क्या है ये, फ्रॉम वन बॉडी टू वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर आपका जाती हैं। अब क्या है, हायर जो मेटाजोन्स हैं, यानी कि दीज न्यूरॉन्स आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम अ नर्वस सिस्टम, यानी कि न्यूरॉन्स आगे जाके क्या है, नर्वस सिस्टम बना लेती है। मैंने ये बताया आपको, जैसे हमारे पास नर्वस सिस्टम प्रॉपर है, बट सिलेंट्रेट्स वगैरह के पास जो लोअर ऑर्गन्स हैं, उनके पास जो है, लोअर एनिमल्स हैं, उनके पास नहीं होता है, पूरी तरीके से नर्वस सिस्टम नहीं होता, वहां पे न्यूरॉन्स होंगी, गैंग्लिया होते हैं, ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स टाइप के होंगे, पूरी तरीके का नर्वस सिस्टम आपका डेवलप नहीं होगा। तो इन एडिशन नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स बिलोंगिंग फ्रॉम आर्थ्रोपोड्स टू मैमल्स, यानी कि जो आर्थ्रोपोडा हैं वहां से डेवलप हो जाता है पूरी तरीके का नर्वस सिस्टम जो है, इससे पहले का नर्वस सिस्टम जो है पूरी तरीके से नहीं है आपका। एनिलिट्स जो होते हैं उनके पास भी प्रॉपर नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। अब इन सबको तुम एनिलिट्स में जो आपका अर्थवो में इन डिटेल में पढ़ते हैं क्लास 11 में, कॉकरोच है हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं, उसका नर्वस सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हमको गो थ्रू कर लेना है, सिर्फ गो थ्रू करेंगे यहाँ पे कि क्या है, बाकी डिटेल यहाँ हम नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। देयर इज आल्सो एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हार्मोन्स के बारे में बात होगी, तो इनके पास एंडोक्राइन सिस्टम है।
तो ये जो मिक्स एंडोक्राइन और दोनों का कंट्रोल होगा, यानी कि जैसा अभी हमने बात की थी कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करता है, इस कोऑर्डिनेशन को क्या कहेंगे, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बोल देंगे, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बोल देंगे। देखो ये कह रहे हैं, ठीक है, देयर इज आल्सो एंडोक्राइन सिस्टम व्हिच फॉर्म्ड अ नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन थ्रू द स्पेसिफिक केमिकल सेक्रेशन कॉल्ड हार्मोन। यानी कि एंडोक्राइंस में जो होंगे हार्मोन्स की बात होगी, पूरा एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे एक चैप्टर हम आगे जाके। तो यहाँ अभी हमको समझना है कि एंडोक्राइन सिस्टम और क्या है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम एक साथ जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो उसको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। सिर्फ इतना क्वेश्चन आपका एंट्रेंस में यहाँ से पूछा जा सकता है। द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कोलेक्टिवली फॉर्म द न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बनाते हैं, आपका न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। अब है आपका मेन टॉपिक यहाँ से। अभी तक जो था आपका सिर्फ क्या था, आपको याद रखने वाली चीजें थी, यहाँ पे डेफिनेशन थी बेसिक। अब जो न्यूरॉन्स है, यानी कि यहाँ से ही नर्वस सिस्टम के बारे में बात होगी। नर्वस सिस्टम की इकाई बोलते हैं इसको, न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, यानी कि यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है, नर्वस सिस्टम की यूनिट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कैसी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है, तो वो यही है। और आपकी वहां एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या थी, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट वहां पे क्या थी आपकी, वहां पे नेफ्रॉन थी। ये न्यूरॉन है भाई, दोनों अलग चीजें हैं, नेफ्रॉन और न्यूरॉन, ध्यान रखना, नेफ्रॉन और न्यूरॉन अलग चीजें हैं दोनों। तो आपको इसी तरीके का क्वेश्चन भी घुमा के दिया जाएगा कोई, भाई 10th में अगर आपको पता है, हर बच्चे को इतनी डिटेल नहीं होती, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल एंड इंस्ट्रक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। वो दे देगा आपका, सबसे पहला ऑप्शन दे देगा नेफ्रॉन, फिर दे देगा आपका एक्सोन, साइटोन एंड लास्ट में डी ऑप्शन दे देगा आपका न्यूरॉन। तो भाई बहुत से बच्चे देखेंगे नेफ्रॉन पे टिक लगा आ जाएंगे, हाँ ये भी लेवल है यार, होता है स्टूडेंट्स का लेवल, और अभी लेवल 10th में लेवल इतना ही है। तो ये सब चीजें, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं हमको समझना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज क्यों बच्चे सोल्व करते हैं, टेस्ट जगह जगह के कोचिंग से, तो यही तो एक वजह है ना। टेस्ट को सोल्व क्यों करते हैं भाई, यूं तो करते हैं कि प्रैक्टिस हो जाए। इस टाइप के धोखे वाले क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कराएंगे, आपको ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारी टेस्ट सीरीज भी। तो ये क्वेश्चंस के लिए ही तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो कराई जाती है आपकी टेस्ट सीरीज में। तो देखते हैं न्यूरॉन क्या है, उसी को मैंने बताया स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। तो नर्व सेल से मिलके क्या है, इट इज, न्यूरॉन इज अ नर्व सेल विद इट्स ब्रांचेस, इट्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। देखो ये वाली बात लिख रही है आपकी, क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन थी भाई, लिख लो यार, एक बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट में लिख लो, नोट में लिख लो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेफ्रॉन अलग चीज है, मिलता जुलता नाम लगता है नेफ्रॉन और न्यूरॉन का, क्योंकि ज्यादा कोई स्पेलिंग में बड़ा फर्क नहीं है। ये आपकी स्ट्रक्चरल 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 एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और नेफ्रॉन जो है वो एक्सक्रीटरी की है, न्यूरॉन आपका नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट आपकी है। ओके, इट इज द लॉन्गेस्ट साइज, ये भी है एक सेल आपकी, जो लॉन्गेस्ट साइज सेल है वो न्यूरॉन जो है बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट साइज की सेल है, लॉन्गेस्ट साइज सेल फाउंड इन द ह्यूमंस, ये लॉन्गेस्ट साइज सेल्स की जो ह्यूमन में पाई जाती है। अब स्ट्रक्चर देखेंगे, न्यूरॉन क्या क्या कंसिस्ट करता है, न्यूरॉन कंसिस्ट करता है आपका भाई डेंड्राइट, डेंड्रोन्स, और आपका एक साइटोन या सोमा या पेरीन्यूक्लियर पार्ट होता है, एंड फिर होता है आपका एक्सोन पार्ट। तो न्यूरॉन 3 पार्ट से मिलकर बनता है आपका साइटोन, डेंड्राइट्स, एक्सोन। साइटोन को आप क्या कह सकते हो, सोमा भी कह सकते हो, सोमा भी कह सकते हो भाई, इस तरीके से आ सकता है। सोमा, ये आपको सुनने में थोड़ा सा नया लग रहा होगा, इसका ही नाम है सोमा, साइटोन, सोमा, या आप कह सकते हो सेल बॉडी, ठीक है, या पेरिन्यूक्लियर, डेंड्राइट से डेंड्रोन बोल सकते हो, ये एक्सोन है। तो स्ट्रक्चर 3 पार्ट से है, ये न्यूरॉन का आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बना रखा। ये जो हमको सबसे आउटर में, यानी कि जो फिर फाइन थ्रेड्स से हमको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये जो आपके थ्रेड वाले पार्टिकल आपको, मतलब ये जो थ्रेड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेसिकली पार्टिकल बोल रहा हूँ, थ्रेड वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बाहर, ये ही आपका है डेंड्राइट्स, डेंड्रोन। ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन समझेंगे। ये जो है आपके नर्व इंपल्स को, यानी कि यहीं से आपकी नर्व इंपल्स क्या होती है, स्टार्ट होती है, यानी कि बोल सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ से नर्व इंपल्स आपकी एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है। तो फिर
ये डेंड्राइट डेंड्रोस ये ब्रांचेस होते हैं, क्या होती है, ब्रांचिंग होती है, तो इनकी छोटी छोटी ब्रांचेस को हम कह देते हैं डेंड्राइट्स। बाकी इस स्ट्रक्चर को हम पूरे स्ट्रक्चर को कह देते हैं डेंड्रोन, और जो इसके छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर ब्रांचे हैं उसको हम कह देते हैं क्या, डेंड्राइट्स कह देते हैं। और ये जो मेन पार्ट है इसी को हम बोल रहे हैं साइटोन। ये जो मेन पार्ट है आपका इसी को हम बोल रहे हैं दैट इज साइटोन। क्या बोल रहे हैं, इसी पार्ट को आपका साइटोन बोल रहे हैं, और इसी को सेल बॉडी कह रहे हैं जो ग्रीन कलर से दिख रहा। अब इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, इसमें एक ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है, निसिल ग्रेन्यूल्स, क्या वो पूरी न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है, किस पार्ट में प्रेजेंट हो सकता, तो वही तो हमको डिस्कस करना है कि किस पार्ट्स में निसिल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और किस पार्ट्स में आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है भाई, जो नर्व इंपल्स क्रिएट होंगे उन नर्व इंपल्स को आगे फॉरवर्ड करने का काम है, एनर्जी लगती है उसमें, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें आपका हेल्प करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज साइटोन, सोमा, सेल बॉडी जिसको नाम ले रहे हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विद न्यूक्लियोलस, यानी कि उसमें न्यूक्लियोलस के साथ यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और डेंड्राइट्स और डेंड्राइट जो हैं, यहाँ डेंड्राइट्स में भी हमारे निसिल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और निसिल ग्रेन्यूल्स आपके साइटोन में भी प्रेजेंट होते हैं, बट निसिल ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन द किसमें, एक्सोन में निसिल ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निसिल ग्रेन्यूल्स कहाँ है, तो जनरली निसिल ग्रेन्यूल्स की बात जो होती है वो आपकी साइटोन और सोमा में होती है, बट निसिल ग्रेन्यूल्स आपको मैं नॉलेज के लिए आपके बता दूं कि निसिल ग्रेन्यूल्स जो हैं आपके वो प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्रोन्स, डेंड्राइट्स में भी आपके वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो एक्सोन होता है वो सिंगल स्ट्रक्चर होता है, लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर वही है हमारी न्यूरॉन का। लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर जो एक्सोन है, एक्सोन की एंडिंग होती है उसको हम एक्सोन टर्मिनल कह देते हैं। आगे जाकर एक्सोन लास्ट में आपका एक फुल ओवर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम सिनेप्टिक नोब कह देते हैं। अब ये सिनेप्टिक नोब, उसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं काफी सारे, वो सिनेप्टिक वेसिकल न्यूरोट्रांसमीटर से फिल हुए होते हैं। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे आपके किस में, अगली, तो वो आगे जगह इंपल्स को ट्रांसफर करते हैं। अभी न्यूरोमस्कुलर मसल्स के साथ अगर इनका ट्रांसफर है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोल देते हैं वहां, या अगली न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ ये जंक्शन बना ले तो उसको हम क्या कह देते हैं, सिनेप्सिस कह देते हैं। ये सब चीजें हमको समझनी होंगी कि व्हाट इज सिनेप्सिस, ये डेफिनेशन आपकी आ सकती है। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको ग्रीन वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज साइटोन, और ये न्यूक्लियस आपको यहाँ पे दिख ही रहा है इसके सेंटर में। अब इसके अंदर जो है जो आपका साइटोन है, इसमें आपके क्या है, न्यूरोफिब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोफिब्रिल्स एक नाम है, ये याद रख लेना कि न्यूरोफिब्रिल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोन। ठीक है, न्यूरोफिब्रिल्स है। अब ये जो पूरा लॉन्गेस्ट पार्ट मैंने बताया आपको इसका एक्सोन है। अब इस एक्सोन की भी एक खूबी है कि इस पे एक माइलिन शीट नामक व्हाइट केमिकल होता है, अगर वो प्रेजेंट है तो ये माइलिनेटेड या मेडुलरी न्यूरॉन कहलाने लगती हैं, अगर वो एब्सेंट है तो नॉन माइलिनेटेड, यानी कि उसके साथ नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलरी वर्ड यूज हो जाता है। तो हम अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स में नर्व फाइबर। एक्सोन जो है हमारा एक तरीके का नर्व फाइबर है कि ये कितने टाइप की होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड होती हैं। ठीक है, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड, तो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ये हमारी जो यहाँ पे मैं डायग्राम में लाया हूँ, ये माइलिनेटेड है, इसमें माइलिन शीट प्रेजेंट है, यानी कि माइलिनेटेड है, इसमें माइलिन शीट आपकी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है आपकी, यहाँ पे माइलिन शीट जो है आपकी, माइलिन शीट जो है आपकी वो प्रेजेंट है। ये देखो ये मेडुलरी शीट लिख रहा, इसको हम क्या कह देते हैं मेरे भाई, माइलिन शीट भी कह सकते हैं, माइलिन शीट, माइलिन शीट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, माइलिन शीट भी इसको कह देते हैं, या मेडुलरी शीट कह देंगे। ये माइलिन शीट या मेडुलरी शीट है। तो ये क्या है, ये मेडुलेटेड कौन सी न्यूरॉन का डायग्राम है, ये मेडुलेटेड है, माइलिनेटेड न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन जो है हमारी कौन सी है, जो स्ट्रक्चर है आपका, ये कह सकते हो आप दिस इज माइलिनेटेड या माइलिनेटेड वर्ड यूज कर लो, माइलिनेटेड, माइलिनेटेड न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है। ठीक है, अब ये जो एक्सोन वाला पार्ट है, ठीक है, अब निसिल ग्रेन्यूल्स के बारे में बात करा था मैंने कि निसिल ग्रेन्यूल्स क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि निसिल ग्रेन्यूल्स, व्हाट इज निसिल ग्रेन्यूल्स। ये निसिल यहां ही लिख देता हूं, निसिल ग्रेन्यूल्स जो है ना, ये आपके मेरे भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर ये आपके बनते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप जानते होंगे, ईआर से डोनेट कर देते हैं एंडोप्लाज्मिक को। अब आर ई आर, एस ई आर, वो तो आपने पढ़ ही रखा होगा क्लास 8 में, तो वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, सेल चैप्टर है वैसे, तो हम आगे वही डिस्कस करेंगे आपका। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि निसिल ग्रेन्यूल्स काय से मिलकर बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर क्या है, हमारे निसिल ग्रेन्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ये भी हेल्प करते हैं कंडक्टिंग ऑफ इंपल्स में, इनका फंक्शन क्या है, कंडक्टिंग ऑफ इंपल्स में हेल्प करते हैं। ठीक है,
अब ये जो हमारी एक्सोन है, क्या एक्सोन के पास भी न्यूक्लियस होता है? एक्सोन की जो माइलिन शीथ होती है उसके पास न्यूक्लियस होता है। जहां जहां पर एक एक्सोन, अगर कोई माइलिनेटेड एक्सोन है, कोई माइलिनेटेड एक्सोन है, यानी कि जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है, तो उसमें एक स्पेस गैप गायब होता है, मतलब वहां पे क्या है, आपकी माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होती, तो उस एरिया को हम क्या कह देते हैं, नोड्स ऑफ रेनबियर कहते हैं। तो नोड्स ऑफ रेनबियर वो होता है एक्सोन पे, वो पार्ट होता है नोड्स ऑफ रेनबियर क्या होता है, पार्ट इन बीच एब्सेंट ऑफ माइलिन शीथ, जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट हो एक्सोन पे, उस पार्ट को हम नोड ऑफ रेनबियर कह देते हैं। तो आगे हम सारी डेफिनेशन लिखेंगे, बट ये मैं अभी डायग्राम से समझा रहा हूं। तो आपको यहाँ पे देखो नोड्स ऑफ रेनबियर है, गड्ढा सा दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, माइलिन शीथ की एब्सेंट है। नोड्स ऑफ रेनबियर पे क्या है, सारी जितने पॉइंट बता रहा हूँ सबको आगे लिखेंगे, और लिखा हुआ इस स्लाइड में होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी न्यूक्लियस भी है यहाँ पे प्रेजेंट है, माइलिन शीथ पे भी न्यूक्लियस है, और ये भी न्यूक्लियस आपका साइटोन में भी है, यानी कि एक्सोन में भी न्यूक्लियस आपको देखने को मिला, और यहाँ पे भी एक डिफरेंस बता दूंगा, साइटोन डेंड्राइट्स में क्या क्या चीजें कॉमन है और कहाँ डिफरेंस है, जहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये मेडुलरी शीट है। अब ये जो टर्मिनल है, यानी कि टर्मिनल बोलते हैं हम किसी भी चीज का लास्ट पार्ट होता है, तो टर्मिनल पार्ट या एंड पार्ट, तो जो इस एक्सोन का एंड पार्ट है इसको हम टर्मिनल एंड बोल देते हैं। क्या बोलते थे, टर्मिनल एंड बोलते हैं। टर्मिनल एंड आगे जाके मैंने बताया था आपको, ब्रांचेस में बढ़ जाता और सिनेप्टिक नोब बना लेता गुच्छा, इस तरीके की सिनेप्टिक नोब यहाँ पे आपकी ये सिनेप्टिक नोब बना लेगा। तो ये क्या है, आपकी सिनेप्टिक नोब बनी आगे जाके, ये सिनेप्टिक नोब है। ये जो मैंने बनाई है आपकी, ये सिनेप्टिक नोब बनाई है मैंने, क्या बनाई है आपकी, ये सिनेप्टिक नोब मैंने यहाँ पे बनाइए, साइनेप्टिक नोब। ये सिनेप्टिक नोब जो है फिल्ड होती है सिनेप्टिक वेसिकल, यानी कि छोटे छोटे इसमें वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, हम उसको वेसिकल्स बोल देते हैं। तो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। अब आगे क्या था, आगे मान लो कि एक और न्यूरॉन है, कोई न्यूरॉन है, क्योंकि न्यूरॉन से जो इंपल्स ट्रांसफर होंगी, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, तो दूसरी से तीसरी, इस तरीके से इंपल्स है। जो हमारा क्या था, स्टिमुलस बना, अब उसकी इंपल्स तो आएंगी हमारे पास, यानी कि ये इंपल्स आगे तक ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफर किसकी हेल्प से होंगी, सेंसरी नर्व्स, और वो अभी आगे देखने वाले। तो ये आगे मान लो कि एक और था, तो उसका ये साइटोन दिखा रखा, और ऊपर वाला पार्ट तो आपको डेंड्रोन और डेंड्राइट्स हैं ये। तो दूसरी के भी यहाँ पे क्या थे, जो ये आपके डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, ये क्या है आपके डेंड्राइट्स हैं, यानी कि दूसरी किसके, न्यूरॉन के। तो ये डेंड्राइट्स और ये बीच में जो एक बना लेते हैं क्लैप्स, क्या बोलते हैं इसको हम, सिनेप्स, सिनेप्स बोल देते हैं, यानी कि यहाँ पर आके ज्वाइन बनाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफर होती है हमारी इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरी, तो उसको हम कह देते हैं साइनेप्स। क्या कह देते हैं हम उसको, कह देते हैं साइनेप्स कह देते हैं। क्या बोल देते हैं हम उसको, साइनेप्स बोल देते हैं, ठीक है। तो अब इन सब चीजों की हम डेफिनेशन को समझते हैं, आगे आगे क्या है। तो ये साइटोन, ये साइटोन को मैंने बताया था आपका सेल बॉडी बोल दें, सोमा बोल दें, ठीक है, पेरीन्यूक्लियर भी, पेरिकैरियोन भी इसको कह सकते हैं। तो इट इज आल्सो कॉल्ड पेरिकैरियोन, देखो पहले ही लिख दिया, सेल बॉडी, सोमा, ये इसके बारे में, किसके बारे में, साइटोन के ही बारे में। मैंने आपको यहाँ लिख भी दिया है, साइटोन को मैंने यहाँ लिख दिया है, सोमा, सेल बॉडी, पेरिकैरियोन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है इस तरीके से आ सकता, साइटोन ना लिखे, साइटोन तो सब बच्चे जानेंगे कि साइटोन होता है, बट क्वेश्चन में क्या है, एग्जामिनर थोड़ा खेल जाए आपके साथ, वो सोमा लिख के पूछ ले, तो कुछ बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे सोमा क्या वर्ड है। तो जब हमको समझ लेना चाहिए, ये पढ़ना है तो इसको समझ लो, ठीक है। तो इसके नाम थे, अब ये कह रहे हैं इट इज ऑफ वेरिएबल शेप, ठीक है, शेप इसकी वेरिएबल सी है, इस टाइप से कुछ है, ओके, फिक्स शेप नहीं है कोई। ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। जैसे आप सेल में साइटोप्लाज्म बोलते थे, यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म बोल देते हैं। सेल की मेम्ब्रेन को क्या थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते थे, यहाँ इसको, इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, इसकी मेम्ब्रेन को बोल देते हैं हम न्यूरोलीमा, ठीक है, ओके। इट इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म विच हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अभी हमने इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर देखे आपने, तो आपने क्या देखा, न्यूक्लियस देखा है इसमें, एक न्यूक्लियस देखा स्पेरिकल, किस में, साइटोन में। तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा और जिसके पास न्यूक्लियोलस भी होगा आपका। न्यूमेरस फाइन थ्रेड कॉल्ड न्यूरोफिब्रिल्स, यानी कि इसमें तो छोटे छोटे यहाँ पे थ्रेड्स दिख रहे हैं, ये अंदर ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहे हैं आपको, इसको ये न्यूरोफिब्रिल्स कह रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आपका, न्यूरोफिब्रिल्स बोल रहे हैं, फॉर कंडक्शन ऑफ इंपल्स। अब ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि न्यूरोफिब्रिल का क्या फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई न्यूरोफिब्रिल का क्या फंक्शन है, आपको न्यूरोफिब्रिल का फंक्शन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं कि न्यूरोफिब्रिल का आपका न्यूरोफिब्रिल का फंक्शन क्या होता है मेरे भाई, न्यूरोफिब्रिल का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूरोफिब्रिल का फंक्शन, पेज ऐड नहीं हुआ क्या अभी, एक मिनट, न्यूरोफिब्रिल का फंक्शन क्या होता है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा। मैं एक पेज ऐड कर रहा था,
हो गया ना, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको। तो न्यूरोफिब्रिल का फंक्शन मैंने आपको बता दिया है कि इम्पल्स का कंडक्शन करना होता है। द ए नंबर ऑफ स्मॉल साइज निसल ग्रेन्यूल्स, मैंने बताया था उसमें क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कौन सा रेटिकुलम है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर निसल ग्रेन्यूल्स में वो भी हेल्प करेगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम का तो मतलब ही ये होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस की जाए, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो ये आपके डायग्राम में दे रखा है कि भाई न्यूरोफिब्रिल्स क्या है, हेल्प्स करते हैं कंडक्शन ऑफ इम्पल्स में। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, और दूसरा आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो निसेल्स ग्रेन्यूल्स हैं, ये हमारी क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। किसकी सिंथेसिस करेंगे? ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। कौन? निसेल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। यही वाली बात यहाँ पे आपकी बता दी है आपको, ओके। अब ये डेंड्राइट्स वाला पोर्शन था, जो डेंड्राइट्स और डेंड्रोन, जिसको अलग नाम से, वो ब्रांचेस जो दिख रही थी आपको किसके ऊपर? साइटोन के ऊपर। दे आर वन और मोर स्मॉल साइज नर्व प्रोसेसेस, दीज आर ऑलवेज ब्रांच, हमेशा ब्रांच में होते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन लाइन में चेंज किस तरीके से हो जाएगा, वो बोलेगा दीज आर ऑलवेज ब्रांच, तो आपको बोलना होगा यस। एंड नोट कवर्ड बाय मेडुलरी शीट, जो मैंने माइलिन शीट बताई थी, ये उससे कवर नहीं होते हैं माइलिन शीट से। माइलिन शीट प्रेजेंट हो सकती है एक्सोन पे और नहीं भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। एक्सोन पे होगी तो मॉड्यूलरी या माइलिनेटेड एक्सोन होगी, और नहीं होगी तो नॉन मेडुलरी या नॉन माइलिनेटेड एक्सोन होगी। बट क्या है, डेंड्राइट डेंड्रोन पे तो कभी भी प्रेजेंट नहीं होती है, तो यहाँ कह सकते हो ऑलवेज प्रेजेंट नहीं है। तो द न्यूरोप्लाज्म कंटेंट बोथ न्यूरोफिब्रिल्स एंड निसेल ग्रेन्यूल्स रिसीव्स इन द फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल, यानी कि रिसेप्टर सेल से ये इंफॉर्मेशन को रिसेप्ट करेंगे। कौन? आपके डेंड्राइट। इनिशिएट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड कंडक्ट द नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द साइटोन, साइटोन की तरफ भेजेंगे, यानी कि रिसेप्टर सेल से इन्होंने इंपल्स ली, अब उसको कंडक्ट करेंगे आगे साइटोन की तरफ, साइटोन से एक्सोन, एक्सोन के फिर एक्सोन टर्मिनल पे जाएगी, बाकी आप सिनेप्स से वहां आपको ये भेज दी जाएगी। अब एक्सोन क्या है? लार्जेस्ट साइज है नर्व का, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि लार्जेस्ट साइज है। प्रोसेस इज ऑलवेज सिंगल होता हमेशा है। न्यूरोप्लाज्म है न्यूरोफिब्रिल बट नॉट निसेल ग्रेन्यूल्स, मैंने ये आपको बता दिया था कि निसेल ग्रेन्यूल्स यहाँ नहीं है। तो मैं इसका नोट लिख दूंगा अभी आपको कि भाई निसेल ग्रेन्यूल्स कहाँ कहाँ नहीं है। लो आप देख लो कि निसेल ग्रेन्यूल्स है क्या, पहले तो ये देख लो। एक ये आपको बस ये पॉइंट याद कर लेना और आपका काम हो जाएगा, बाकी ज्यादा डिटेल में आप याद नहीं करें कि भाई ये है निसेल्स ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं निसेल ग्रेन्यूल्स। वैसे मोस्टली पूछेगा तो आपको साइटोन में ही ज्यादातर क्वेश्चन आएगा, बट ये डेंड्राइट डेंड्रोन्स में भी प्रेजेंट होते हैं। साइटोन्स के अलावा डेंड्राइट डेंड्रोन्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? आपका डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्रोन्स बोल सकते हो, ये डेंड्रोन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा आपका साइटोन, साइटोन के मैंने कई सारे नाम बताए थे, वो आपको पता होना चाहिए। ये एक्सोन में प्रेजेंट होंगे, मैं बता दूं आपको, तो आप इसको बहुत मोटे अच्छे तरीके से इस तरीके से याद करें कि ये एक्सोन में प्रेजेंट नहीं होते। निसेल ग्रेन्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द एक्सोन, एक्सोन में निसेल ग्रेन्यूल्स नहीं है, बट न्यूरोफिब्रिल्स जो है वो तीनों जगह प्रेजेंट है। न्यूरोफिब्रिल्स यहाँ भी है, न्यूरोफिब्रिल्स यहाँ भी है। तो अगर न्यूरोफिब्रिल्स के बारे में पूछे और उनका फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इंपल्स होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? कंडक्शन ऑफ इंपल्स होता है। अगर मुझसे पूछे कि भाई न्यूरोफिब्रिल्स, न्यूरोफिब्रिल्स के बारे में बात करें, तो न्यूरोफिब्रिल्स जो है वो आपका डेंड्राइट डेंड्रोन्स में इन सब में प्रेजेंट होंगे। साइटोन, एक्सोन, तो कह सकते हो प्रेजेंट इन ऑल। तो यहां से ही आपका क्वेश्चन आ सकता है निसेल ग्रेन्यूल में क्या होता है, आरईआर। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम, ठीक है। यही तो बताया मैंने, ये मैंने आपको उसका पूरे लाइन का कंक्लूजन लिख दिया। क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका यहां से आ जाएगा, ठीक है। न्यूरोफिब्रिल्स का फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ इंपल्स को फंक्शन करना। ये क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। राइबोसोम तुमने पूरी मैकेनिज्म पढ़ा होगा,
सेल चैप्टर में। आगे हम डिटेल में सेल चैप्टर में बात भी करेंगे, बट इतना तो 8th में ही पता हो जाता है, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं, ठीक है। ये हुआ अपना एक्सॉन देख लो आप एक बार, जो मैंने बात लिख दी कि इनिशियल ग्रेन्यूल्स यहाँ पे नहीं होते हैं, बट यहाँ पे न्यूरोफिब्रिल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द साइटोन एक्सॉन फ्रॉम द स्वेलिंग कॉल्ड सिनेप्टिक नोब। स्वेलिंग क्या है, वो सिनेप्टिक नोब बनाएंगे भाई। तो क्या मैंने सिनेप्टिक नोब के बारे में आपको इसी फिगर में बता दिया? फिगर कहाँ है हमारी भाई, फिगर कहाँ चली गई न्यूरॉन की? क्या मैंने सिनेप्टिक नोब बना के दिखा दिया आपको? सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल मैंने आपको बता दिया। तो बस उन्हीं चीजों को अब यहाँ पे आपका लिख दिया गया है। क्या है आपका, ये है कि ये स्वेलिंग यानी कि सूजो हुआ मोटा सा, तो उसको सिनेप्टिक नोड एक्ट एज एंडिंग व्हिच कम्स वेरी क्लोज टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। मैंने बताया नहीं आपको कि ये क्या है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन है, समझाया नहीं मैंने आपको? ये बताया था मैंने आपको कि ये सिनेप्स जो है नेक्स्ट न्यूरॉन है। लिख लो आपको, एक न्यूरॉन ही है, अगर ये नंबर 1 है तो ये नंबर 2 है, तो ये आपकी नेक्स्ट न्यूरॉन है, उसका ये साइटोन दिखा रखा है। नेक्स्ट न्यूरॉन का आपको ये उसका साइटोन है। तो यहां से जो है आपकी नर्व इंपल्स अब नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर होगी, ठीक है। ओके, तो दिस क्लोज प्रोक्सिमिटी एक्सोन ऑफ द न्यूरॉन डेंड्रोइट्स अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। वो भी हमने बात कर ली। अब भाई ये आपको डेफिनेशन है, एंट्रेंस में तो आपका क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएगा। अब आपको अपने बोर्ड्स देने हैं, तो उसके लिए ये है एट द सिनेप्स द सिनेप्टिक नोब सीक्रेट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल। अब ये सिनेप्टिक नोड जो है न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि केमिकल जो सिनेप्टिक वेसिकल में प्रेजेंट है वो रिलीज करेगी। अब ये पता होना चाहिए आपको न्यूरोट्रांसमीटर। अभी न्यूरोट्रांसमीटर के नाम आपको नहीं जानने की जरूरत है, एसिटाइल कोलिन वगैरह होते हैं, बट ये आपको जानने की अभी नीड नहीं है, ठीक है। तो क्या होंगे सिनेप्टिक नोब सीक्रेट, सिनेप्टिक नोब क्या सीक्रेट करेगी, उस नोब के अंदर क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर, ये केमिकल्स हैं which initiate electrical impulse on dendron of next neuron। यही इनिशिएट करते हैं, यही केमिकल नेक्स्ट न्यूरॉन पर जो है आपके इंपल्स जो है ये जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वो केमिकल कौन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। देखो ये दिखा रखा है, ये हम जो है मसल्स के साथ लाए कि आप जो है मसल्स पे भी हमारा क्या होता है, ट्रांसफर होता है ना इंपल्स का। तो ये मसल्स है, ये कोई आपकी मसल्स फाइबर है, ठीक है, ये आपका ब्लड जा रही है, ये एक्सोन था और ये एक्सोन का टर्मिनल है आपका, यही तो एक्सोन टर्मिनल था। अरे इसी को तो मैं एक्सोन टर्मिनल बता रहा था अभी आपको, ये देखो जूम करके दिखा दिया मैंने, ये दिस इज एक्सोन टर्मिनल, टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो आपको फुल ओवर से स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को तो आप क्या बोल रहे थे, एक मिनट में ऊपर दिखा दूं क्या, ये वाले, इसी को तो आप क्या बोल रहे थे, साइनेप्टिक नोब, इसी को तो आप साइनेप्टिक नोब बोल रहे थे ना भाई। तो ये साइनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल है, इनके अंदर केमिकल है, उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं, फिल विद न्यूरोट्रांसमीटर। कहाँ से फिल होती है ये, फिल विद न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। कहाँ से फिल्स हैं, ये भाई फिल है न्यूरोट्रांसमीटर से। यही न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्सिस जो बनते हैं अगली न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर क्या है, नर्व इंपल्स को इनिशिएट करते हैं, कौन, ये न्यूरोट्रांसमीटर। तब ये मसल्स के साथ दिखा रखा है, जहां जो हमारे अभी जो न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में हम क्या बोल रहे थे, यानी कि जो इसका सिनेप्टिक वेसिकल और ये सिनेप्टिक नोब दूसरी डेंड्राइट के साथ मिलकर क्या बना रही थी, साइनाप्स बना रही थी। इसी तरीके से मसल्स के साथ मिलेंगे तो उस जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह देते हैं। देखो ये है, ये सिनेप्टिक नोब है आपकी, और ये मसल्स के साथ, ये सिनेप्टिक नोब है ये आपकी, ये जूम करके उसको एक एक नोब को खोल दिया, दैट इज सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब। और ये आपकी मसल्स हैं, दिस इज मसल्स, ये मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो इसके अंदर केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर वो यहाँ जाएंगे, यहाँ नर्व इंपल्स जनरेट करा देंगे। तो ये मसल्स के साथ जो जंक्शन बना, इस जंक्शन को कह रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यानी कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाले जो प्रोसेस होते हैं वो यही कराएंगे हम। हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स होती है वो इसी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होगी। जो इसमें केमिकल है ना, मैंने बताया ये आपको सिनेप्टिक वेसिकल से केमिकल है, ये केमिकल जो दिख रहे हैं आपको, ये जो केमिकल है इसके अंदर, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर है, दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर ही हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स
होता है एक टॉपिक, उसको समझ डिटेल में देखते हैं, कैल्शियम के चैनल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको। तो ये बस आपको इतना समझना है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है, और वो सिनेप्स जो था वो डेंड्राइट कहाँ किस-किस के बीच में बनता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है सिनेप्टिक नोब और मसल्स के बीच में, और जो सिनेप्स बनता है वो आपका सिनेप्टिक नोब और नेक्स्ट न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के बीच में बनता है। तो ये पता होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई साइनेप्स किसके बीच में बनेगा, तो साइनेप्स किसके बीच में बनेगा, साइनेप्स जो बनेगा आपका, साइनेप्स बनेगा आपका सिनेप्टिक नोब और नेक्स्ट मसल्स नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्रॉन के बीच में, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्रॉन के बीच में। थोड़ी सी देखो स्लिप ऑफ टंग हो गई थी, दोबारा बोलते हैं, एक बार इसको दोबारा बोलता हूं मैं आपको। साइनेप्स जो बनता है, साइनेप्स बनता है सिनेप्टिक नोब प्लस नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्रॉन के बीच में, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो बनता है सिनेप्टिक नोब और मसल्स के बीच में बनता है। ये आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। और भाई ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है आपके, यही तो आपका क्या है, इंपल्स इनिशिएट करते हैं अगली मसल्स पे। अब आती है बात कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या है, कि कौन कहां से सिग्नल ला रहा है, उसके बेसिस पर न्यूरॉन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो इसी को हमको समझना है। तो न्यूरॉन्स के टाइप्स जो हैं, 3 टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं। एक होता है आपका सर सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरे होते हैं सर मोटर न्यूरॉन्स। सर तीसरे होते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। सर ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट क्या होते हैं? इंटरमीडिएट से तो क्लियर हो रहा है कि दो के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन क्रिएट कराते हैं उसी को इंटरमीडिएट बोल देते हैं। ये तो हम अपनी टर्मिनोलॉजी से क्लियर होगा, इंटर। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा कनेक्शन क्रिएट करा रहे हैं दैट इज इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। सर बट सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स बेटा क्या होती हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं आपके, ये आपके बॉडी से, बॉडी पार्ट्स से ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाते हैं। इन न्यूरॉन्स को सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स वो है जो आपका इसके अपोजिट काम करें, यानी कि ब्रेन से बॉडी पार्ट या इफेक्टर ऑर्गन्स के पास सिग्नल लेके जाएं, उनको हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स? अभी हम रिफ्लेक्स आर्क वगैरह देखेंगे तो वहां पर उसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे हम आगे, ठीक है, वहां पे हम उसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैं सेंसरी न्यूरॉन के बारे में लिख देता हूं यहाँ। क्या है सेंसरी न्यूरॉन? ये लेके जाते हैं इंपल्स कह दो या सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, आप यहाँ मान लो कि ब्रेन या स्पाइनल कोड, अभी अभी हम आगे मैं बताऊंगा आपको। तो इसे एक मिनट आप समझ लीजिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी पार्ट्स, इसमें इफेक्टर ऑर्गन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका सिग्नल लेके जाते हैं फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस से मैं क्या लिख रहा हूँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिख रहा हूँ बेटा। सीएनएस से क्या लिख रहा हूँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है? ब्रेन और आपका स्पाइनल कोड, ठीक है। इसको हम जो है ब्रेन स्पाइनल कोड को आज तो नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अभी मैं नर्वस सिस्टम को भी आपका डिवाइड कर दूंगा कि नर्वस सिस्टम किस किस पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो वो आगे करूंगा। और ये जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन है, ये जो है इन दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं? ये जो नर्व फाइबर हैं इनका डिवीजन हमने पीछे कर लिया है एक बार, जो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड इन द, ये जो आपका डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ के बेसिस पर है। क्या कह रहे हैं? नर्व फाइबर इज एन एक्सोन ऑफ द न्यूरॉन कवर्ड विद द वन और टू शीथ, यानी कि शीथ के कवर की वजह से जो हमारी एक्सोन है उसी के बेसिस पे ये बांटा गया है। तो कौन कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं ये। एक होता है आपका माइलिनेटेड, या कह सकते हो मेडुलरी।
नर्व फाइबर, ठीक है। सेकंड होता है आपका नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलरी, नर्व फाइबर, ठीक है। तो इसमें क्या है, माइलिनेटेड में माइलिन शीट प्रेजेंट होगी, साफ क्लियर हो रहा है यहाँ पे, माइलिन शीट प्रेजेंट होगी, माइलिन शीट शीट प्रेजेंट होगी आपकी, क्या होगी, माइलिन शीट आपकी प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइलिन शीट यहाँ पे आपकी अब्सेंट होगी, यहाँ आपकी माइलिन शीट अब्सेंट होगी, यहाँ पर आपकी माइलिन शीट अब्सेंट होती है, ठीक है। उसी बेसिस पे नर्व फाइबर्स के टाइप के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। अब हमने वहां पे नोट्स ऑफ रेनबियर और ये सब चीजें बात कर ली थी ना, नोट्स ऑफ रेनबियर की डेफिनेशन लिखवा दी थी मैंने आपको, ये नहीं लिखवाई थी, तो मैं नोट्स ऑफ रेनबियर भी आपको एक बार लिख देता हूँ, जो पीछे मैंने डिस्कस कर ली थी। अब वो कुछ डेफिनेशन हमारी रह गई हैं, जैसे नोट्स ऑफ रेनबियर क्या होता है, तो उसी को देख लेते हैं। क्या भाई नोट्स ऑफ रेनबियर क्या है, क्योंकि माइलिन शीट के बारे में बात की हमने कि टाइप्स ऑफ माइलिनेटेड है, यानी कि नर्व फाइबर्स, तो माइलिन शीट जहां एब्सेंट हो उसी को नोट्स ऑफ रेनबियर कहते हैं, नोट्स ऑफ रेनबियर, पार्ट ऑफ एक्सोन, यानी कि एक्सोन की वो लोकेशन है, पार्ट ही लिख लो आप, पार्ट ऑफ एक्सोन वेयर माइलिन शीट is absent in myelinated न्यूरॉन। ये वाली बात ध्यान रहनी चाहिए, जिस न्यूरॉन पे माइलिन शीट होगी, क्योंकि कुछ न्यूरॉन ऐसी हैं जो नॉन माइलिनेटेड भी हैं, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन पर क्या एब्सेंट हो, वेयर माइलिन शीट इज एब्सेंट, माइलिन शीट एब्सेंट है तो उसको नोट्स ऑफ रेनबियर कहते हैं। नॉन माइलिनेटेड शीट है तो वहां नोट्स ऑफ रेनबियर की कोई जिक्र ही नहीं करेंगे, वहां तो माइलिन शीट एब्सेंट ही है, ठीक है। ये होगी आपका नोट्स ऑफ रेनबियर के बारे में मैंने लिख दी, सिनेप्टिक नो सिनेप्टिक बेसिकली आपको बता दिया। इसमें हमारा कुछ रहा तो नहीं, एक बार किसी की डेफिनेशन तो नहीं रह गई भाई, सारी डेफिनेशन हो गई है ना हमारी, सारी डेफिनेशन हमारी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हो गई है ना, ओके हो गई है ना। अब माइटो एक, हाँ एक पॉइंट और है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता, न्यूरॉन्स में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता, इन न्यूरॉन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके, is present in साइटोन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या है भाई, विच प्रोवाइड एनर्जी, एटीपी, प्रोवाइड एनर्जी फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, यानी कि एटीपी, ठीक है। ये वाली बात आपकी हो गई है। अब यहाँ पे कुछ अपने रिसेप्टर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि भाई रिसेप्टर्स जैसे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं, यानी कि हमारे आंखों में होते हैं, और आपके टेस्ट रिसेप्टर हैं, ठीक है, टेस्ट बड्स वगैरह के वो रिसेप्टर क्या है। तो कुछ रिसेप्टर्स के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो क्या कह रहा है, रिसेप्टर सिस्टम देखते हैं, इट इज फॉर्म्ड ऑफ रिसेप्टर्स या सेंस ऑर्गन ईच विच इज ग्रुप ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, यानी कि कोई किसी चीज को रिसेप्ट कर रहा है, खुशबू को सूंघने की कैपेबिलिटी या टेस्ट करने की कैपेबिलिटी है, तो कहीं स्पेशलाइज सेल्स के बारे में बात चल रही है। तो उन्हीं को कह रहा है कि हाईली स्पेशलाइज सेल के ग्रुप हैं जो कि रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ठीक है। काय को रिसीव कर रहे हैं, स्टिमुलस को, विच इज अ ग्रुप ऑफ हाईली, ईच रिसेप्टर रिसीव द स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलाई।
यानी कि हर रिसेप्टर अलग अलग होगा। किसी की सूंघने का नहीं है तो उसकी रिसेप्टर अलग है, वो अलग स्टिमुलाई आ रहा होगा। कोई आपका क्या है, टेस्ट की नहीं है तो उसका अलग है, कोई देखने की नहीं है तो उसका अलग है, लाइट से रिलेटेड हो गया वो, तो वो अलग है। ठीक है, रिसीव द स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलाई and changes them into appropriate nerve impulse which are carried the central nervous system CNS by nerve fiber or sensory neurons, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए वहां से ये आएंगे। आपको पता है, जैसे मैंने बता ही दिया आपको कि नर्व फाइबर्स के बारे में हमने बात की है कि भाई सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो आपकी कहाँ से लेके जाती हैं, फ्रॉम सेंट्रल सॉरी इफेक्टर ऑर्गन या ऑर्गन से सेंसरी नर्वस सिस्टम की तरफ। अभी कह रहा फोटो रिसेप्टर्स क्या हैं। फोटो रिसेप्टर्स क्या हैं, ये लाइट के उसमें होंगे प्रेजेंट इन आईज, हमारे आईज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फोटो का मतलब यहाँ आप क्लियर ही हो रहा है, फोटो का मतलब क्या है, लाइट। ठीक, अब ये कह रहा ओल्फैक्टरी, गस्टैटो एंड थर्मो। थर्मो का मतलब आपको यहाँ क्लियर हो रहा है, टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड होंगे। ये हमारे किस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे, जो टेम्परेचर से रिलेटेड है। ओके, और ये गस्टैटो रिसेप्टर आपके होते हैं टेस्ट से रिलेटेड होते हैं। गस्टैटो रिसेप्टर्स कौन से होते हैं मेरे भाई, टेस्ट से रिलेटेड होते हैं। और ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर जो है हमारे इन नोज में प्रेजेंट होते हैं। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर जो है ये प्रेजेंट इन नोज, और ये जो फोटो रिसेप्टर है ये लाइट से रिलेटेड होते हैं तो प्रेजेंट इन आई। और गस्टैटो रिसेप्टर जो है ये रिसेप्टर आपके टेस्ट के लिए होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं आप, टेस्ट रिसेप्टर है। ये टेम्परेचर से रिलेटेड स्टिमुलस के लिए होते हैं, थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, टेम्परेचर रिलेटेड स्टिमुलस के लिए हमारे थर्मो रिसेप्टर होंगे। ठीक है, ये एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से अगर कोई एक नंबर का कभी पीछे क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए मैं आपका लाया हूँ। ओके, अब आता है इसमें रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि जो हमने मैकेनिज्म अब समझेंगे कि भाई जो हमारे न्यूरॉन के ट्रांसफर बने थे, इम्पल्स कैसे कैसे हमारी आगे बढ़ रही थी। तो नर्व इम्पल्स का ट्रांसफर हो रहा था वो एक अलग तरीके से, नर्व इम्पल्स का ट्रांसफर हो रहा था, पहले उसे ही देख लो कि भाई जो नर्व इम्पल्स थी हमारी वो कैसे ट्रांसफर हो रही थी। ट्रांसफर ऑफ पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स एक्चुअली में हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर या पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स कहें तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स आपको मैं बता देता हूँ, फिर यहाँ पर हम अगली चीज देखेंगे रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। पाथ ऑफ यानी कि रास्ता बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। ठीक है, पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स क्या था, सबसे पहले नर्व आपके इम्पल्स कहाँ जनरेट हो रहे थे, इम्पल्स कहाँ जनरेट हो रहे थे, क्या भाई इफेक्टिव ऑर्गन पर आ रहे थे या रिसेप्टर पर आ रहे थे। सबसे पहले आएंगे आपके रिसेप्टर पर। ठीक है, रिसेप्टर पर आए आपके, रिसेप्टर पर भी क्या हुआ, स्टिमुलाई का जनरेशन हुआ। रिसेप्टर से पहले भी स्टिमुलस आया तो कहां आया, ऐसे कहो कि आपका स्टिमुलस आया, स्टिमुलस था आपका कोई स्टिमुलस, अब ये स्टिमुलस क्या था, रिसेप्टर पर गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम न्यूरॉन में देखें तो न्यूरॉन पे कहां आ रहा था सबसे पहले भाई, डेंड्राइट्स वाले पार्ट पर आ रहा था ना, कहां आ रहा था, अरे भाई डेंड्राइट्स वाले पार्ट्स पर आ रहा था। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है पार्ट से, क्या हुआ, इम्पल्स जनरेट हुआ आपका स्टिमुलस, फिर क्या हुआ आपका रिसेप्टर से, रिसेप्टर वाले पार्ट से यहाँ डेंड्राइट्स पाएगा, फिर एक्सोन, फिर आपका साइटोन, फिर आपका एक्सोन जाएगा। तो यही तो समझना हमको, फिर आपका डेंड्रॉन्स। ठीक है, डेंड्राइट्स या डेंड्रोन्स कह सकते हो, डेंड्राइट्स। उसके बाद कहाँ गया आपका, उसके बाद कहाँ जाएगा मेरे भाई, साइटोन। ठीक है, साइटोन के बाद कहाँ जाएगा, एक्सोन। ठीक है, एक्सोन से
एक्सोन से, एक्सोन से क्या कह सकते हो आप कि नई इंपल्स पे जा सकता, नई न्यू वाली में ऐसे चलेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, जहां इफेक्टर पे हमारा जाना था, किस पे चला जाएगा आपका, इफेक्टर पे चला जाएगा। तो इस पाथ को आप देख सकते हैं, फिर कहाँ चला जाएगा आपका, इफेक्टर पे चला जाएगा। तो ये आपका पार्ट था काय का, आपका नर्व इंपल्स का पार्ट था। इसी तरीके से आप रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, हम उसके बारे में देखेंगे कि भाई रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क का भी तो देखना है हमें, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स आर्क आपका क्या होता है, ठीक है। ये इफेक्टर ऑर्गन पर आपका आ गया, कौन सा है ये इफेक्टर ऑर्गन, हो सकता कोई भी भाई, जैसा हैंड ही था, मसल्स के बारे में बात थी, कोई भी स्टिमुलस आया था मेरे इफेक्टर ऑर्गन पे, जब भी तो आया होगा, जब भी मैंने वो बोल क्रिकेट वाला एग्जांपल जो दिया था शुरुआत में, तो इफेक्टर ऑर्गन था। तो इफेक्टर ऑर्गन पे जब मेरे ये क्या हुआ, स्टिमुलस आया, तो फिर मैंने रेस्पॉन्स दिया था आपका फाइनल, बाद में रेस्पॉन्स आया, तो इसी तरीके से स्टिमुलस आया ब्रेन से, फिर कहाँ रिसेप्टर पर आया, डेंड्राइट्स, साइटोन, एक्सोन, इफेक्टर ऑर्गन, फिर आके आपका फाइनल रेस्पॉन्स होता है। अरे रेस्पॉन्स अभी तो आया, अभी तो रेस्पॉन्स दिया मैंने कैच का। तो ये आपका एक तरीका था, ठीक है। अब ये एक डायग्राम दिख रहा है आपको, तो ये पूरी तरीके से मैकेनिज्म है रिफ्लेक्स आर्क का, काय का मैकेनिज्म है मेरे भाई, ये रिफ्लेक्स आर्क का है कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन, मतलब ये एक बिल्कुल मैकेनिज्म दिखा रखा है स्टिमुलाई का ही, आप समझे तो हुआ क्या, ये आपका आपका ये गर्म पानी है, यहाँ से भाप निकल रही है, तो किसी पर्सन ने वहां हाथ रखा, उसी एग्जाम्पल को आपके समझा रहे हैं कि किसी पर्सन ने आपका वहां पे हाथ रखा, तो हाथ रखने से क्या हुआ, उसके रिसेप्टर्स यानी कि हीट या पैन हुआ, उसको क्या हुआ आपका पैन हुआ, तो पैन हुआ उसको, तो स्किन्स में उसके रिसेप्टर प्रेजेंट थे, वो ही पीछे जो मैंने पाथ लिखा है वो नर्व इंपल्स का था, इसको थोड़ा सा वो ही पाथ यहाँ पे लिख देंगे, तो रिसेप्टर्स थे, इसको स्किन में पैन हुआ, तो ये क्या था, स्टिमुलाई जनरेट होगा। अब जो है आपका स्टिमुलस होगा, तो स्टिमुलस क्या था, सीधा गया ब्रेन के पास। स्टिमुलस किसके पास गया मेरे भाई, स्टिमुलस गया आपका ब्रेन के पास। कैसे जाएगा ब्रेन के पास, देखो ये स्टिमुलस जा रहा है ब्रेन के पास, ये ब्रेन के पास स्टिमुलस गया और मैसेज पहुंच गया टू ब्रेन, मैसेज टू ब्रेन। पहुंचा कैसे, क्या रास्ता था, रिफ्लेक्स आर्क का मैंने आपको बताया था अभी पीछे, टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। तो ब्रेन जो बॉडी पार्ट्स है, अगर किसी भी कोई हमारे यानी कि बॉडी पार्ट्स या रिसेप्टर्स है, जो हमारा सिग्नल गया ब्रेन के पास, वो गया कैसे, कौन सी नर्व फाइबर के जरिए जाएगा, मैंने आपको बताया है पीछे, आप मुझे बताएं, तो वो होती है बेटा सेंसरी नर्व फाइबर या सेंसरी न्यूरॉन। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है आपकी, ये जो रेड से दिखा रखी है कि सेंसरी न्यूरॉन है, ये धीरे धीरे आपकी ब्रेन के पास लेके गई और ब्रेन के पास इन सिग्नल पहुंचाया। बट ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचाने में जो स्पाइनल कोड है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसको, उस स्पाइनल कोड ने मेडिएटर या एक तरीके से मेडिएटर का काम किया मैसेज को पहुंचाने के लिए, कहां किसके पास पहुंचाने के लिए, ब्रेन के पास। अब ब्रेन के पास पहुंचाया तो ब्रेन ने उसको क्या है, स्टिमुलस भेजा, रिसेप्टर को, किसको, इफेक्टर को भेजेगा, ब्रेन ने अपना स्टिमुलस दिया, तो ब्रेन से जो अब आएगा वो किसके जरिए आएगा स्टिमुलस, कौन सी न्यूरॉन्स लाएंगी आपकी, दैट इज मोटर न्यूरॉन, ये दिख पाया था ना आपको पीछे के सिग्नल फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू सीएनएस, ठीक है, और सिग्नल फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन, सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी पार्ट। ये गलत उल्टा लिख दिया भाई, ये हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, क्योंकि जो सिग्नल यहाँ से इफेक्टर से जाएगा वो तो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए जाएगा, और जो आपका ब्रेन से आएगा वो मोटर न्यूरॉन के जरिए आएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया ना, थोड़ा सा बोलने में कुछ और लिखने में कुछ हो गया, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल फ्रॉम, हाँ हाँ भाई गलत लिख दिया, सेंसरी फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू सेंसरी न्यूरॉन, उल्टा हो गया, थोड़ा सा इसको देखें, थोड़ी सी गलती हो गई है, तो आप क्या कहेंगे, सिग्नल फ्रॉम, भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, क्या, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
ये बॉडी पार्ट्स को हम क्या कह सकते हैं, आपका रिसेप्टर, ठीक है। और ये आपका जो मोटर न्यूरॉन है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उधर लाती है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सा बस एक इसमें मिस्टेक हो गई। ओहो, ये पूरा क्लियर भी हो गया क्या? तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। कोई नहीं, हो जाता है, कुछ बोला मैंने कुछ और होगा और लिख कुछ और दिया है। तो अब यहाँ क्या होगा, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ओके, बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ये हमारा हो गया क्लियर, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। तो ये यहाँ पे यही दिखाया कि सिग्नल जो है सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रही है कहाँ तक, स्पाइनल कोड से। स्पाइनल कोड क्या है, इसके बीच के एक मेडुलरी यानी कि मेडिएटर का काम करेगा वहां सिग्नल पहुंचाने के लिए। उसके बाद जो आएंगी ये आपकी रिले न्यूरॉन्स है, यानी कि यही इन दोनों सेंसरी और उनके बीच में जो है इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स हैं, ये रिले न्यूरॉन्स का काम कर रही हैं। फिर मोटर न्यूरॉन्स क्या थे, यहाँ हमारे इफेक्टर मसल्स तक लाए। अब इफेक्टर मसल्स पर हमारे सिग्नल आया तो हमने हाथ को क्या है वहां से हटा लिया। रेस्पॉन्स जब आया हमारा, इफेक्टर के बाद रेस्पॉन्स आया, तो इसका जो यानी कि रिफ्लेक्स आर्क का जो है वो ये है पूरा कि रिसेप्टर ऑर्गन क्या है, रिसेप्टर ऑर्गन क्या है भाई, हमारी स्किन हो सकती है, ठीक है। रिसेप्टर ऑर्गन क्या है, इस केस में स्किन है। तो रिसेप्टर रिसीव द स्टिमुलस, रिसेप्टर ने स्टिमुलस किया एंड इनिशिएट सेंसरी नर्व इंपल्स, सेंसरी नर्व इंपल्स आया, इनिशिएट हुआ, जल्दी क्या वो आपका लेके गया इंपल्स को, इनिशिएट हो गया। सेंसरी नर्व फाइबर कंडक्ट सेंसरी नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू स्पाइनल कोड तक लेके गए। भाई कहाँ लेके गए, स्पाइनल कोड तक लेके गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब स्पाइनल कोड ने एक मॉड्यूलेटर यानी कि बीच में इनके काम किया और इस सेंसरी इंपल्स को चेंज कर दिया, किस में, मोटर में। किस में चेंज कर दिया, इंपल्स को मोटर में कन्वर्ट कर दिया। अब मोटर नर्व फाइबर्स क्या है, फैक्टर के पास लाएंगे, कंडक्ट मोटर नर्व इंपल्स फ्रॉम स्पाइनल कोड टू इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन था यहाँ पे हमारी मसल्स या ग्लैंड हो सकती थी, ठीक है। तो फिर इफेक्टर ऑर्गन्स गिव द रेस्पॉन्स, यानी कि अब रेस्पॉन्स आया टू कंट्रैक्शन ऑफ सम मसल्स, और उसको क्या हुआ, हमने वहां से हाथ को हटाया। तो इसका जो पाथ था, अगर हम पाथ यहाँ पे देखें, क्या पाथ था आपका यहाँ पे, अगर मैं देखूं इसको, तो इसका जो था आपका तो पाथ है वो कुछ ही है। क्या हुआ, एक बार और लिख देता हूँ आपका पाथ।